हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस होता क्या है, नेचर ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस का इफ़ेक्ट जानेंगे, हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर क्या होता है, हम स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वो हम जानेंगे। देन हम लाइफ स्किल्स देखेंगे जिससे पर्सन हेल्दी रह सके। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Raj has been studying for his final examination, which is going to place tomorrow morning. He studied till 1 a.m. in the night, unable to concentrate anymore. He sets the alarm for 6 a.m. and tries to go off to sleep. He is very tense. He keeps tossing and turning in bed. Image flashed through his mind of not being able to secure the marks he needs to opt for the subject of his choice. Basically, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि राज अपनी फाइनल एग्ज़ामिनेशन की स्टडी कर रहा था जो कि कल होने वाला है। उसने 1 बजे तक पढ़ाई की, लेकिन अब उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। उसने 6 AM का अलार्म सेट किया और उसके बाद सोने चला गया, बट वो इतना ज़्यादा टेंस था कि वो सो नहीं पाया। उसके माइंड में नेगेटिव इमेजेस आ रही थी कि उसको कम मार्क्स मिलेंगे और उसके साथ क्या होगा। उसने अपने आप को ब्लेम किया कि उसने क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहा और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की। मॉर्निंग में वो उठता है, उसका हेड बहुत हैवी होता है, वो ब्रेकफास्ट नहीं करता और स्कूल के लिए पहुंच जाता है। वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर ओपन करता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, वो पाउंडिंग करने लगता है। देन उसके हैंड्स जो होंगे वो क्लैमी हो जाते हैं विथ स्वेट और उसे लगता है कि उसे वो कुछ भी नहीं जानता, कम्प्लीटली ब्लैंक। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं राज का कि स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ऐसे हुआ। तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आप देखिए नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है। While waiting to cross the road on a busy Monday morning, you may be temporarily stressed, but because you are alert, vigilant, and aware of the danger, you are able to cross the road safely. Faced with any challenge, we put in additional effort and mobilize all our resources and support system to meet challenges. All the challenges, problem, and difficult circumstances put us to stress. देखो स्ट्रेस हमें कब होता है, जब हम कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क कंप्लीट करने वाले होते हैं, कोई चैलेंज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। बट चैलेंज है, टास्क है, तो हम अक्सर अपने एडिशनल एफर्ट्स को लगाते हैं ताकि हम इजीली उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करेंगे तो स्ट्रेस जो होगा हमारे टास्क को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। स्ट्रेस एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है जो कि हमें एनर्जी देता है, ह्यूमन अराउजल को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट होता है, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो भी ठीक नहीं होता। जस्ट लाइक उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है बल्ब का, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। इसलिए यही बोला जाता है कि स्ट्रेस आप उतना लो जितनी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उससे ओवर स्ट्रेस लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस एक अच्छा स्ट्रेस होता है जो हमारे हेल्थ के लिए पॉजिटिव
आउटकम लेकर आता है साइकोलॉजिकली। जब हम स्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जब हम एक पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हम टास्क को उतने ही कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं। यूज स्ट्रेस एक बेस्ट एसेट है जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। इसका अपोजिट होता है डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस जब हम स्ट्रेस की वजह से अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करने लगते हैं, स्ट्रेस की वजह से जब हम टेंशन लेने लगते हैं और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो डी स्ट्रेस हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। ओवरऑल स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है, द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स एंड organism makes to stimulus event that disturb the equilibrium and exceed a person's ability to cope. तो स्ट्रेस आप उतना ही लीजिए जितना आप उसे हैंडल कर पाए, आपकी परफॉर्मेंस डाउन ना जाए। नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टाइट एंड नैरो, जिसका मतलब होता है टाइट हो जाना। मसल्स, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, इसलिए स्ट्रेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम ओवर स्ट्रेस लेते हैं, हमारे एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स जो हमारे माइंड पर इम्पैक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली हमें परेशान करते हैं, बायोफीडबैक हमें उससे मिलता है। हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, जैसे लाइक हेडेक होना, हार्ट पाउंड करना, तो वो स्ट्रेन होता है। इसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आएगा लेज़रस के थ्रू दिया हुआ जर्नल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेसेस। इस मॉडल में बेसिकली दो अप्रेजल होते हैं, एक होता है प्राइमरी अप्रेजल, एक होता है सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल हमें बताता है कि स्ट्रेस किस तरीके का है। प्राइमरी अप्रेजल रेफर्स टू परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। प्राइमरी अप्रेजल हमें बताता है कि स्ट्रेस अगर आया है तो वो किस टाइप का है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, न्यूट्रल है और नेगेटिव है। नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर द पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है वो स्ट्रेस जिसकी वजह से आपको कोई थ्रेट हो, कोई हार्म हो या फिर कोई चैलेंज हो। हार्म इज़ द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। हार्म वो असेसमेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। थ्रेट इज़ द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी ब्रॉट अबाउट द इवेंट। थ्रेट वो असेसमेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है। चैलेंज अप्रेजल आर एसोसिएटेड विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी to cope with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. चैलेंज अप्रेजल बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेट करता है, जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट से रिलेट करती है। सेकेंडरी अप्रेजल में हम उस स्ट्रेस से कैसे कॉप अप कर सकते हैं उसके वेज बताए जाते हैं, which is the assessment of one's coping ability and resources, whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. These resources may be mental, physical, personal or social. अगर आप ये डायग्राम देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेसर्स के टाइप्स और डायमेंशंस, पर्सन करेक्टरिस्टिक्स, रिसोर्सेज। स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या सोशल स्ट्रेस है। देन डायमेंशंस आती हैं कि स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए स्ट्रेस आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल स्ट्रेस है या कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, प्रिडिक्टेबिलिटी कब तक स्ट्रेस रहेगा और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। देन
पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सन किस तरीके का है वो भी मैटर करता है। फिजियोलॉजिकली पर्सन की फ़िज़िकल हेल्थ, इंडिविजुअल की फ़िज़िकल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल वल्नरेबिलिटीज़ किस तरीके की हैं वो रिलेट करता है। साइकोलॉजिकली उसकी मेंटल हेल्थ, उसका टेम्परामेंट और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है वो मैटर करता है। कल्चरल डेफिनेशंस, मीनिंग, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स एंड स्टाइल, ये सब मैटर करता है। आप कोई भी स्ट्रेस ले रहे हो, आप किस तरीके के पर्सन हो, ये पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो वो डिफरेंट हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है उसमें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देन रिसोर्सेज में आएगा कि आपको स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए किन किन चीज़ों की यूज़ हो सकती है। जैसे लाइक फिज़िकल, आप थ्रू मनी या फिर मेडिकल केयर के थ्रू अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हो, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो। ठीक है, सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम है और आपके पास बुक नहीं है, तो थ्रू मनी आप बुक परचेज़ करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। या फिर आपको चोट लग गई है तो आप थ्रू मेडिकल केयर से अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। देन पर्सनल में हमारी स्किल्स आएंगे और हमारा कॉपिंग स्टाइल आएगा कि हम किस तरीके के पर्सन हैं और हम चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर सकते हैं। देन सोशल, जिसमें सपोर्ट नेटवर्क एंड प्रोफेशनल हेल्प इंक्लूड होता है। सपोर्ट नेटवर्क भी हो सकता है, जिस लाइक आप अपना इंटरनेट यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। तो ये रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हो। इसके बाद ये आता है आपका इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये मैंने अभी डिस्कस किया है डायग्राम के थ्रू, तो आप इसको इसी तरीके से लिख लेंगे और आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये वही बताया गया है। इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी है या हाई इंटेंसिटी है। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेस आया है, लॉन्ग टर्म के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है या फिर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है। दैन प्रेडिक्टेबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड था स्ट्रेस, अनएक्सपेक्टेड उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं या एक्सपेक्टेड है। ठीक है। देन स्ट्रेस के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। कैसे पता चलेगा किसी को स्ट्रेस है या फिर आपको स्ट्रेस है? द वे वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस varies depending upon our personality, early upbringing and life experience. Everyone has their own pattern of stress response. हर किसी का अपना अलग पैटर्न होता है स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने का। So the warning sign may be vary as may their intensity. Some of us know our pattern of stress response and can gauge the depth of the problem by nature and severity of own symptoms or changes in behavior. These symptoms of stress can be physical, emotional and behavioral. देखो, सिम्टम्स जो फिज़िकल होते हैं आपकी बॉडी में नज़र आएंगे, इमोशनल आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे कि आपके इमोशंस पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड बिहेवियर, आपके बिहेवियर में भी स्ट्रेस के रिजल्ट नज़र आएंगे। तो आप इसको अच्छे से आगे पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? फिज़िकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिज़िकल स्ट्रेस, अगर हमारी बॉडी में, हमारी स्टेट ऑफ बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं, कोई स्ट्रेन है, जैसे लाइक आपने अपनी बॉडी को अपनी यूज़ से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा यूज़ किया है, या फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते, डाइट नहीं लेते, आपको कोई चोट लग गई है, या फिर आप प्रॉपर वे में स्लीप नहीं ले पाए, इसकी वजह से फिज़िकली आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो कि हमें हमारी सराउंडिंग की वजह से मिलता है। इसे बेसिकली क्या हो सकता है? जैसे लाइक एयर पोल्यूशन है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा नॉइस है, हीट है समर में, तो आप देखते हो कि हमारा मूड अपसेट रहता है बिकॉज ऑफ द समर। विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड की वजह से भी कुछ लोग मूड उनका डिस्टर्ब रहता है, तो ये हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्ट्रेस में आएगा हमारा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स और डिज़ास्टर सच एज फायर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होते हैं जो साइकोलॉजिकली हमें परेशान करते हैं। परेशानी हमें कहीं से भी आ सकती है, जैसे लाइक आप कोई टास्क करने वाले हो और वो टास्क नहीं हो पा रहा है,
तो फ्रस्ट्रेशन होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स, जब हम अपने मोटिव्स में कंफ्यूज रहते हैं, अपने थॉट्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपस में वो थॉट्स क्लैश करते हैं, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इंटरनल प्रेशर, आपका इंटरनल प्रेशर आपको स्ट्रेस में लेकर आता है। जैसे लाइक आप सपोज़ करो आप कोई टास्क करने वाले हो और आपको लगता है कि टास्क आपको बहुत अच्छे से करना होगा, इसके लिए आप टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे करना ही करना है, तो वो इंटरनल प्रेशर है। सोशल प्रेशर जो आपको बाहर से एक्सेसिव डिमांड की वजह से मिलता है, जस्ट लाइक कोई और पर्सन जस्ट लाइक फैमिली या फ्रेंड्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको ये टास्क अच्छे से कंप्लीट करना है। ये होंगे हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। देन हमारे सोशल स्ट्रेस आते हैं। सोशल स्ट्रेस में आएगा हमारा पर्सन्स के साथ इंटरेक्शन, जस्ट लाइक मान लो किसी फैमिली में कोई सोशल इवेंट में या फिर कोई रिलेशनशिप में किसी की डेथ है या फिर किसी को कोई इलनेस है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस मिल सकता है। तो स्ट्रेस पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। एक पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, दूसरे के लिए वो न्यूट्रल सिचुएशन हो सकती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। देन स्ट्रेस आता कहाँ से है? सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, बेसिकली 3 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है। लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स हमारी लाइफ में होने वाले छोटे मोटे चेंजेस जो कि एकदम से हमारी लाइफ में आ जाते हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। वी लर्न टू कोप विथ स्मॉल एवरीडे चेंजेस, बट मेजर लाइफ इवेंट्स कैन बी स्ट्रेसफुल। छोटे मोटे स्ट्रेस हम हैंडल कर लेते हैं, जैसे लाइक पानी नहीं आया है, लाइट चली गई है, या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये छोटे मोटे स्ट्रेस होते हैं जो हमारी लाइफ में होते रहते हैं और हम बाय बर्थ ही, बाय बोर्न हम लोग इसको हैंडल करना सीख जाते हैं। देन आता है हैसल्स। हैसल्स वो रुकावटें होती हैं जो हमारी लिविंग को कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब कर देती हैं। जस्ट लाइक इसमें आएगा ड्यू टू हैपनिंग इन द डेली लाइफ सच एज नॉइसेस सराउंडिंग, commuting, quarrelsome neighbors, electricity and water shortage, traffic snarls and so on. Attending to various emergencies are daily hassles experienced by a housewife. इन्होंने एक हाउसवाइफ का एग्जांपल दिया कि हाउसवाइफ डेली बहुत सारी मतलब जल्दबाजी में काम कर रही होती है, उनको बहुत सारा काम होता है। तो ये हैसल्स हैं जिनकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, जो फ्रिक्वेंटली आते जाते रहते हैं। तो पर्सन इसे ईजिली कोप अप कर सकता है अगर वो ठीक से उसे कोप अप करने का वे जानता हो। तो हैसल्स और लाइफ इवेंट से मेजरली यही डिफरेंस है कि लाइफ इवेंट जो होंगे वो एक स्मॉल और बिग चेंज कभी भी ला सकते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को उस मोमेंट में अफेक्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे इवेंट्स हो जाना जो कि शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। हैसल्स में रुकावटें होती हैं जो हमारे पास आती रहती हैं। देन लास्ट आता है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रॉमेटिक इवेंट जो होते हैं वो एक ट्रॉमा होते हैं जो काफ़ी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं हमारी साइकी पे, हमारे माइंड पे, जिस लाइक फायर, ट्रेन और रोड एक्सीडेंट, रॉबरी, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा। तो ये सीवियर इम्पैक्ट करते हैं। सीवियर ट्रॉमा अगर किसी को हो जाता है, जैसे लाइक किसी लव वन की जिसे आप बहुत प्यार करते थे उसकी इलनेस है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो आपको एक ट्रॉमेटिक इवेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि अगर ट्रॉमेटिक इवेंट सब बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर हेल्प लेनी पड़ती है। तो ओवरऑल आपका यही है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या है, हमारे स्ट्रेस का साइकोलॉजिकली हमारे फंक्शनिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इमोशनल इम्पैक्ट्स होते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट जस्ट लाइक हमारा कॉन्फिडेंस का डाउन होना, इमोशनल प्रॉब्लम्स होना, एंजाइटी होना, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, मूड स्विंग्स होते हैं। ये हमारे इमोशनल इफेक्ट होता है जब स्ट्रेस होता है, तो हम इस तरीके की एक्सपीरियंसेस करते हैं। देन फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट में आ गया कि हमारे सिस्टम पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है।
हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, हमारी ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्शन में जा सकती है, हमारा मेटाबॉलिज्म लेवल अफेक्ट कर सकता है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी डाउन जा सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भी इससे अप डाउन हो सकता है। देन कॉग्निटिव इम्पैक्ट, कॉग्निटिव मतलब हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कॉग्निटिव इम्पैक्ट होगा कि हम अपनी माइंड को ठीक से स्टेबल नहीं कर पाएंगे, हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, फॉल्टी डिसीज़न ले पाएंगे, इससे बहुत सारी चीज़ होती है, गलत डिसीज़न ले सकते हैं, करियर को लेकर, घर को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल लॉस की वजह से भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और पुअर इन कंसंट्रेशन, ये सब बेसिक सिम्टम्स हैं कॉग्निटिव इफेक्ट के। देन बिहेवियर इफेक्ट, हमारे बिहेवियर में उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे किसी को स्ट्रेस होता है, कुछ लोग कैफीन लेना स्टार्ट करते हैं, एक्सेसिव सिगरेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है, कोऑर्डिनेशन और डिजीनेस जैसी चीज़ें वो फील करते हैं, स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस होती है और वर्क परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट, स्ट्रेस की वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब जिसमें हमें कहा इमोशनल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट एंड बिहेवियरल इफेक्ट। स्ट्रेस एंड हेल्थ, यस डेफिनेटली स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पर काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी फिज़िकल, हमारी मेंटल, हमारी सोशल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब होती है। एग्ज़ामिनेशन एंजाइटी कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होगा कि जब एग्ज़ामिनेशन एंजाइटी फेयरली एक फीलिंग होती है, एक टेंशन होती है जो हमें अक्सर एग्ज़ाम से पहले होती है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, इवैल्यूएशन अप्रीहेंशन, इसमें एक मेजर होता है कि हमें इवैल्यूएट किया जाएगा, हमें चेक किया जाएगा, हमें कुछ ठीक से आता है या नहीं, जिसकी वजह से हम बेसिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काफ़ी एंजाइटी लेने लगते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब मेंटली हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, जब मेंटली हम स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, एंजाइटी लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, हम हेल्पलेस फील करते हैं, तो हम बर्नआउट की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जिसे हम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन कहते हैं। इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर की वजह से पर्सन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग अल्सर, अस्थमा, एलर्जी एंड हेडेक, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकता है। तो रिसर्चर्स ने ये चीज़ एस्टिमेट की है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है, जिसकी कहते हैं कि 50 to 70% जो भी हमें फिज़िकल इलनेस होती है वो रिलेट करती है हमारे लेवल ऑफ स्ट्रेस से। इसके बाद आता है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये सेले ने दिया था। सेले ने बेसिकली स्ट्रेस का लेवल चेक करने के लिए, स्ट्रेस का वर्क किस तरीके से होता है, उन्होंने उसे चेक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसे हम जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस शॉर्ट फॉर्म है गैस, उससे डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेले, जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम में 3 स्टेजेस होते हैं, एक अलार्म रिएक्शन, एक रेजिस्टेंस एंड एक एग्जॉशन। अगर आप फिगर 3.3 देखेंगे तो अलार्म रिएक्शन मतलब स्ट्रेस जब आता है तो आपको एक अलार्म मिलता है। सपोज करो टीचर ने आपको बताया कि आपका टेस्ट है, ठीक है, 2 डेज़ बाद आपका एक टेस्ट है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आपकी बॉडी आपको एक अलार्म देगी कि आपको सीरियस होना पड़ेगा, स्ट्रेस आपकी बॉडी में एंटर करने वाला है। अब आप क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे। तो जब तक आप वो 2 दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो स्ट्रेस आपकी बॉडी में रेजिस्ट करेगा। स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड स्टेज, जब स्ट्रेस आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर क्या है, आप स्ट्रेस से फाइट कर रहे हो, अपने आप को काम डाउन कर रहे हो, आप स्ट्रेस से फाइट कर रहे हो। उसके बाद जब आप
और स्ट्रेस लेने में आप कैपेबल नहीं रहते और आप स्ट्रेस नहीं और हैंडल कर पा रहे हो, तो आप छोड़ देते हो अपना जो भी काम हो रहा है। इट्स लाइक आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट हो गए, आप कह रहे हो कि नहीं अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। वो होगी स्टेज ऑफ एग्जॉशन, जब आप थक जाते हो और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। तो ये है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है जो लिंक करता है माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम पे। ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेस जब आता है तो उसका मेजरली इम्पैक्ट जो होता है हमारा इम्यून सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली हमें फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब स्ट्रेस आता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को अटैक करता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स वीक हो जाते हैं तो फॉरेन बॉडीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है और कोई भी डिसीज़ हमें कैच हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का एक डायरेक्ट लिंक होता है। आपको स्ट्रेस अपनी बॉडी में इतना एक्टिव नहीं करना चाहिए कि वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। आप ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन लाइफस्टाइल। क्या हमारी लाइफस्टाइल का हमारे स्ट्रेस से रिलेशन होता है? डेफिनेटली होता है। हम जैसी लाइफस्टाइल कैरी आउट करते हैं वैसे ही हमारा स्ट्रेस से रिलेट करता है। जिस लाइक अगर आप इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स हैं आपकी, आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल करते हो, ड्रग्स लेते हो, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म वर्किंग आवर्स है आपके लाइफस्टाइल में, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं नेगेटिवली। तो अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको एक पॉजिटिव हेल्थ लेनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फैमिली सपोर्ट या फिर ये सारी चीज़ें, आपका जो सोशल सपोर्ट है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव हेल्थ में आपकी हेल्प करती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग का मतलब होता है जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हो। तो बेसिकली इसमें स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो एंडलर एंड पाकर ने दी है। 3 मेजर स्ट्रेटजीज हैं: टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में बेसिकली ये कहा जाता है कि जब आपको स्ट्रेस हो, सिचुएशन पर हो, तो आपको अपने टास्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ में अपने टास्क को इम्पोर्टेंस दो ताकि आप उसे डायरेक्टली डील कर पाओ और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ पाओ। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है: सडन schedule my time better or think about how I have solved similar problem। आपको किसी इम्पोर्टेंट इवेंट पे जाना है, आपके पास एक टास्क है, तो अगर आप अपने उस टास्क को अच्छे से हैंडल करेंगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। देन इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, एक होप मेंटेन करके रखें कि आप ये टास्क जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी आपको टास्क मिला है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चैलेंज है, जब आप उसको अच्छे से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप उसको हैंडल कर लेंगे, उसे हम इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी कहते हैं। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली यही बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करें। अगर आपके इमोशंस जो होंगे, बेसिकली अगर आपके इमोशंस हैं वो हेल्प कर रहे हैं आपकी, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में क्या बोला जाता है कि आप एक होप मेंटेन करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। अगर आप फ्रस्ट्रेशन नहीं, आपको फ्रस्ट्रेशन अटैक नहीं करेगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो आप इजीली कोई भी टास्क कंप्लीट कर लोगे। अपने आप को समझाओ कि आप टास्क कंप्लीट कर सकते हो, तो आप इजीली कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो। अवॉइडेंस ओरिएंटेड, दिस इन्वॉल्व डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। अवॉइडेंस ओरिएंटेड में आप खुद को समझाते हैं कि टास्क जो है वो इजीली हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद लेज़रस एंड फॉकमैन, इन्होंने भी कॉपिंग और स्ट्रेस को लेकर 2 कॉन्सेप्ट दिए थे: प्रॉब्लम फोकस एंड इमोशन फोकस। प्रॉब्लम फोकस वही है
कि आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करें, इमोशन फोकस में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। तो ये सिमिलर है टास्क ओरिएंटेड एंड इमोशन ओरिएंटेड से। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अलग हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अलग हैं एंड ये स्ट्रेटजीज ये अलग है। स्ट्रेटजीज में से 3 स्ट्रेटजी हैं, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस। टेक्निक में आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक में आएगा अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने मसल्स को रिलैक्स करो, काम डाउन करो। मेडिटेशन, आप योगा मेथड्स यूज़ कर सकते हो मेडिटेशन के लिए, जिससे आप अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। बायो फीडबैक में क्या होता है, अपने आप को मॉनिटर करो, रिड्यूस करो अपने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। जस्ट लाइक अगर आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आपको हेडेक हो रहा है तो आप अपनी नर्व्स को मॉनिटर करो, अपनी हैंड के नर्व्स को मॉनिटर करो, अपनी हेड की नर्व्स को मॉनिटर करो, अपनी हार्ट बीट को मॉनिटर करो। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस होगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हटकर आपकी बॉडी पर आ जाएगा। जब आप मॉनिटर करते हो तो आप दूसरी चीज़ों को भूल जाते हो और उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करते हो। देन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइज करो कि आप इमेजिन करो, इमेजेस बनाओ कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो। अगर आप इस सिचुएशन में कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ते हो तो इससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। देन CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, ये बेसिकली स्ट्रेस को दूर करने की एक टेक्निक होती है। ये एक ट्रेनिंग होती है, एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है जिसके थ्रू आपको नेगेटिव स्ट्रेस को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, CBT आप चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज, देन एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अपनी बॉडी को फिट रखो, एक्सरसाइज करो। आपके जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होंगी, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो अच्छे लेवल पर होगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। तो एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे लाइक आप वॉकिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग या साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो। सारी चीज़ें यूज़फुल होंगी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने में। देन इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है आपका प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। आप कैसे पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी बेसिकली कोबासा ने दी थी। कोबासा ने इसमें 3 C's के बारे में बात की है। 3 C's, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट से मतलब है आप कोई भी टास्क कर रहे हो, आप कमिटेड रहो कि आप उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। कंट्रोल करो अपने इमोशंस को और एक चैलेंज की तरह उसे लो और उसे कंप्लीट भी करो। तो ये है 3 C's। अगर हम कोबासा की इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इस ट्रेट को यूज़ करते हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, तो हम ईजिली टास्क से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, हम कैसे ज़िंदगी अपनी जीते हैं, अपनी लाइफ को अडेप्ट करते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं। तो लाइफ स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमें रैशनल थिंकिंग को रखनी चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव रखना चाहिए, खुद की केयर करनी चाहिए और अनहेल्पफुल हैबिट्स जो कि हमारे काम नहीं आती उन्हें दूर करना चाहिए। असर्टिवनेस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। असर्टिवनेस इज़ अ बिहेवियरल स्किल्स दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली आप फीलिंग, नीड्स, वांट्स एंड थॉट। असर्टिवनेस मतलब वो स्किल है जिसके थ्रू आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, किसी से इंटरेक्ट कर पाते हो कॉन्फिडेंटली और अपने थॉट्स को क्लियरली बता पाते हो। तो ये वो स्टेट है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से जानते हो और आप नो बोलना जानते हो। हमेशा यस बोलना ही ठीक नहीं है, कभी कभी नो बोलना भी आना चाहिए। वो काम करने से आपको मना करना चाहिए जो आप नहीं करना चाहते। तो अगर आप असर्टिव हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम हाई है और आप अपनी स्ट्रॉन्ग ऑन आइडेंटिटी कैरी करके चलते हो। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए। तो अपने टाइम को मैनेज करके चलें और हमेशा जो भी टास्क आपको मिला है उसे कॉन्फिडेंटली टाइम के थ्रू कंप्लीट भी करें। रैशनल थिंकिंग, जो भी सोचो अच्छे से सोचो,
पॉजिटिव आउटकम है, नेगेटिव आउटकम है, आपको किस तरीके से उसे कंप्लीट करना चाहिए, आप उस तरीके से उसे सोचो और मेंटेन करके रखो। इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पर्सन्स के साथ, उन्हें हमेशा मेंटेन करके रखो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करके रहना चाहिए। मतलब आपकी हर तरीके की जो भी रिलेशनशिप है जिन्हें मेंटेन करके रखना चाहते हो, आप क्या फील करते हो वो सब आपको बताना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करके रखना चाहिए, ताकि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो पॉजिटिव रहे। देन आता है सेल्फ केयर, खुद की केयर ज़रूर करनी चाहिए हमें। हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, तो अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, रिलैक्स रखो, फिज़िकली इमोशनली खुद को पैम्पर करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप खुद की जब केयर करते हो तो आप अंदर से अच्छा फील करने लगते हो। कमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, जो हैबिट्स हमें हेल्प नहीं करती उन्हें ओवरकम करना चाहिए। इट्स लाइक परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी तरीके से एक हेल्पफुल हैबिट्स को अडेप्ट करने के लिए। मतलब जो हैबिट्स, इसके बाद आता है ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स जो बेसिकली हमें रोकती हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने से, जो हमें हेल्प नहीं कर रही, ठीक है। सच एज परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन एक्सेट्रा, ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए कि हम स्ट्रेस को दूर करें। परफेक्शनिस्ट आर पर्सन्स हु हैव टू गेट एवरीथिंग जस्ट राइट। They have difficult in varying standard according to factors such as time available, consequence of not being able to stop work and the effort needed. कई बार परफेक्शनिज्म भी अनहेल्पफुल होता है। जैसे लाइक परफेक्शनिज्म में आप एज अ परफेक्शनिस्ट आप क्या करते हो कि आपको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, आपको हर काम करना है। तो यहाँ पे क्या कभी कभी टाइम अवेलेबल नहीं होता और आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हो परफेक्ट करने के लिए, और उतना टाइम नहीं होता तो आपका टास्क इनकम्प्लीट हो सकता है। इसके अलावा हमारी अनहेल्पफुल हैबिट्स इग्नोरेंस भी हो सकते हैं, अवॉइडेंस भी हो सकती है कि आपने चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट थी उन्हें अवॉइड कर दिया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो एक पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करती हैं। अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो डाइट लो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, इससे क्या होगा, हम पॉजिटिव हेल्थ में अपने आप को आगे लेकर जा सकेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सोशल सपोर्ट दो। सपोर्ट भी देखो कई तरीके के होते हैं। सोशल सपोर्ट मतलब जो हम कभी कभी किसी की हेल्प कर देते हैं, तो ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे टेंजिबल सपोर्ट होता है। टेंजिबल सपोर्ट मतलब वो सपोर्ट जो दिखाई देता है, जैसे आप किसी को मनी दे रहे हो या फिर कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, टेंजिबल सपोर्ट होगा। इट्स लाइक एक बच्चे ने अपने फ्रेंड को नोट्स दिए हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में इजीली अपने मार्क्स ला सकता है, ये टेंजिबल सपोर्ट है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सपोर्ट। इंफॉर्मेशन सपोर्ट जस्ट लाइक आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई पर्सन है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस गया है, तो अपने पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसकी हेल्प कर सकते हो उसे इन्फॉर्मेशन देकर। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन बेसिकली जैसे लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो उन एंजाइटी से दूर रहने के लिए किस तरीके की टिप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट होता है। इसके बाद है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में आप किसी को इमोशंस के थ्रू उन्हें रीअश्योर करके, उन्हें केयर देकर, उनकी वैल्यू करके, उन्हें कुछ अच्छा, उनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करके भी आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो। तो ओवरऑल आपका ये है चैप्टर नंबर 3। ये ओवरऑल समरी थी चैप्टर की। आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।
ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 3। ये समरी है, डिटेलिंग नहीं है, जस्ट ओवरऑल एक समराइजेशन दिया है जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बहुत समझ सकते हो। बट आपको अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको इसकी एक एक लाइन को कवर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।